हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू द आस एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मजे में होंगे, अपने पढ़ाई को बेस्ट तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। और हम लोग की मुलाकात फिर से ये चैप्टर 5 पे हम लोग पहुंच चुके हैं 8th क्लास के पॉलिटी में। ठीक है, हम लोगों ने पीछे संसद के बारे में भी पढ़ा, भारतीय संविधान के भी बारे में पढ़ा, लोकतंत्र के बारे में भी पढ़ा। उसमें हमने सरकार के 3 अंग को भी पढ़ा था कि एक कार्यपालिका था, विधायिका था, न्यायपालिका था। लेकिन आज हम लोग को साथियों यहाँ पे न्यायपालिका के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो हम लोग साथियों यहां से शुरुआत करेंगे जहां हम लोग बात करेंगे न्यायपालिका की, कि न्यायपालिका की क्या कानून क्या है, न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका की भूमिका क्या है ना। ये सारी बातों को हम लोग रखेंगे और बारी बारी से इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ा जाए आगे, देखते हैं जुडिशरी में क्या क्या हमको जानना है हम लोग को। देखते हैं, पहला टॉपिक आपके सामने आता है ये। चलिए, पहला है आपका कि कानून और न्यायपालिका। ठीक है, हम लोग बात किसके बारे में करते हैं? कानून और न्यायपालिका का। न्यायपालिका किस लिए? जो हमारे भारत में, हमारे संविधान में के द्वारा दिए गए नियम कानून को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए है। थोड़ा सा हम अगर पीछे आए, जो हमारे यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ है साथियों, तो सबसे पहले आपको बता दे कि शुरुआती में 1774 में कहां होता है? कोलकाता में होता है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना। ये बात आप लोग जानते हैं, है ना। 1774 में कहां होता है? तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे कोलकाता में होता है। उस समय के मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? सर एलिजा इम्फे होता है। थोड़ा सा हम इसका फ्लैशबैक में जा रहे हैं, तो वहां कौन थे? सर एलिजा इम्फे बने थे वहां के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन जो अपने भारत का जो न्यायालय बना था, वो बना था एक्चुअली में संघीय न्यायालय। जो 1935 का अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1935 जो आता है, 1935 के तहत अप्रैल 1937 में, कब? अप्रैल 1937 में जाके एक फेडरल कोर्ट का स्थापना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं संघीय न्यायालय। ठीक है, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं साथियों संघीय न्यायालय कहते हैं। ठीक है, ये संघीय न्यायालय है। अरे भाई, संघीय न्यायालय का स्थापना होता है और यह 1937 से काम करना शुरू करता है। ये कब तक काम करता है साथियों? तो ये 1950 तक करता है। जब हमारा संविधान लागू होता है और देश जब गणतंत्र हो जाता है, तो तब जाके 28 जनवरी 26 को तो हमारा देश गणतंत्र होता है, और 28 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा कब? 28 जनवरी 1950 को जाके क्या होता है? अपना सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होता है। उस दिन से इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, संघीय न्यायालय का अस्तित्व खत्म हो जाता है और हम लोग के लिए सुप्रीम कोर्ट बनकर तैयार होता है। इस दिन 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन होता है और उस दिन से आज तक हमारे देश के जनताओं के लिए तत्पर है और सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो आइए, वास्तव में ये कौन है? ये संविधान का रक्षक है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय कौन है साथियों? संविधान का रक्षक है। उसके बाद इसमें दिए गए कानूनों का सही तरीके से लागू करना और करवाना इनका कर्तव्य है। क्लियर है? चलिए आते हैं अब मेन मुद्दे पे। क्या है? कानून के उल्लंघन पे। देखिए, अब क्या हुआ कि जैसे क्या होता है कि सबके लिए एक निश्चित कानून व्यवस्था है। अगर हम बात करें, चाहे आम नागरिक हो, है ना, या सरकारें हो या प्रशासन हो, है ना, चाहे वो आम नागरिक हो, प्रशासन हो और सरकारें हो, सबके लिए क्या है? एक निश्चित कानून की व्यवस्था की गई है। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है? जब कोई आदमी कानून का उल्लंघन करेगा, अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा, तो इस पे एक्शन कौन लेगा? तो हमारा जुडिशरी सिस्टम लेगा। बातें समझ में आ रही है कि इस पे हमारा जुडिशरी सिस्टम इस पे क्या करेगा? एक्शन लेगा। अच्छा, एक चीज मैंने भूल गया, पीछे यहां लिख दे रहा हूं कि आर्टिकल 24 में यह बात का मेंशन हमारे संविधान में किया हुआ है
कि हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, तो संविधान के आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन किया गया है। ये बात हमने वहां नहीं बताया था, देख लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं अब मेन मुद्दे पे। ठीक, अब देखिए, जब यहां पे कानून का अगर उल्लंघन कोई भी करता, चाहे प्रशासन करे, सरकार करे, आम नागरिक करे, इसके लिए जो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो कौन अपनाएंगे? तो हमारे न्यायालय अपनाएंगे, न्यायपालिका अपनाएंगे। अच्छा, कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए यह जिम्मेदारी किनको मिला हुआ है? आप बताइए कि यह जिम्मेदारी किनके पास है? तो आप कह सकते हैं साथियों कि यह जिम्मेदारी किनको मिला हुआ है? तो ये न्यायपालिका को मिला हुआ है ना। ये किसको मिला हुआ है? न्यायपालिका को। अच्छा, क्या न्यायपालिका अपने मनमाने ढंग से इसका प्रयोग करेगी क्या? बिल्कुल नहीं करेगी, है ना। ये हमारे संविधान में दी गए कानून व्यवस्था को लागू करते हैं। ये किसके हिसाब से चलते हैं? तो संविधान के हिसाब से चलते हैं। ये किनके हिसाब से चलते हैं? तो संविधान के हिसाब से चलते हैं। क्या अपना मनमानी कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इनका काम ही है संविधान के दायरों में रहकर और संविधान में दिए गए नियम और कानून को सही तरीके से पूरे देश के नागरिक, पुलिस, प्रशासन, सरकार के लिए लागू करना और करवाना। ठीक है, चलिए, कह रहा कानून, कानून कहते किसको है? एक डेफिनेशन आपसे पूछेगा कि व्हाट आर लॉ, है ना, कि लॉ कहते किसको है? तो लॉ हम कह सकते हैं, लॉ नियमों और विनियमों का एक क्या है? समुच्चय है, जो सभी के लिए लागू होता है। क्लियर है? नियमों और विनियमों का समुच्चय है जो सभी के लिए लागू होता है। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, ये सरकार का अंग है जो लोकतंत्र में। कौन? न्यायपालिका। मेरे साथियों, हमने बता रखा था सरकार के 3 अंग है ना। पीछे हमने पढ़ा रखा था सरकार के 3 अंग थे। कौन कौन? विधायिका थे, कार्यपालिका थे और न्यायपालिका थे, है ना। तो ये कह रहा है कि ये क्या है? सरकार का अंग है जो लोकतंत्र के व्यवस्था को बनाए रखना, मतलब कि व्यवस्था को बनाए रखने का काम किनका है? तो न्यायपालिका का है। ठीक है, चलिए, बढ़ा जाए आगे, देखते हैं। अब आते हैं न्यायपालिका की भूमिका पे। ठीक है, किसका बात करेंगे साथियों? न्यायपालिका की भूमिका का। देखो, न्यायपालिका की वास्तव में ना 3 भूमिकाएं हैं। पहले क्या है? विवादों का निपटारा करना। अगर मान लीजिए कि केंद्र और किसी राज्यों में विवाद हो जाए, राज्य और राज्य के बीच में विवाद हो जाए, अन्य नागरिकों के बीच में विवाद हो जाए, ये सारे विवादों का निपटारा कौन करेंगे? तो ये करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। क्या क्या करेंगे? राज्य का, केंद्र राज्य का, है ना। उसके बाद बोलिए और क्या हो सकता है? बोलिए। तो ये केंद्र राज्यों के बीच हो गया, है ना। और कौन हो सकता है? नागरिकों का, नागरिकों का। ये सारी विवादों का निपटारा कौन करेंगे मेरे दोस्त? वो करेंगे न्यायपालिका। ये जुडिशरी का काम है। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं न्यायिक समीक्षा पे। देखिए क्या है ना, वास्तव में अगर हम न्यायिक समीक्षा की बात करें तो होता क्या है एक्चुअली में, तो अगर हम जुडिशियल यहां पे न्यायिक समीक्षा की बात करें तो अब देखिए क्या हुआ कि विधायिका ने क्या किया? कानून बनाया, है ना। अब डिपेंड करता है कि वो कानून नागरिकों के लिए सही है कि नहीं है, उसके मौलिक अधिकार को तो नहीं कम कर रहा है, ये भी देखा जाता है उसमें, है ना। अगर मान लीजिए कि कुछ वैसा कानून आ जाए, देखिए कुछ वैसा कानून आ जाए जो वहां पे मौलिक अधिकार को कम कर रहा हो, किसके? नागरिकों के, तो उस केस में वो क्या करेगा? तो उस पे ये जुडिशरी क्या करती है? रिव्यू करती है ना। वो रिव्यू करेंगे और रिव्यू करके अगर लग गया कि ये नागरिक के अधिकार को कम कर रहा है तो उसको क्या करेंगे? उसे रद्द कर देंगे, है ना।
जो विधायिका द्वारा बनाए गए या संसद द्वारा बनाए गए कोई नियम कानून जो नागरिकों के हित में ना हो, तो उसे कानून को ये क्या करते हैं, न्यायपालिका रद्द कर देते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब आता है कि कानून की रक्षा और फंडामेंटल राइट का क्रियान्वयन। ये काम किनका है मेरे साथियों? ये है न्यायपालिका का। न्यायपालिका का ही तो काम है ना कि हमारे फंडामेंटल राइट बोले तो मौलिक अधिकार का रक्षा करना, है ना, हमारे मौलिक अधिकार का रक्षा करना। ये किसका काम है? ये आपका न्यायपालिका का काम है। क्लियर? उसके बाद कानून की रक्षा करना भी किनका काम है? न्यायपालिका का काम है। आपको पता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आपके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। क्या क्या प्रावधान है? कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। किसके थ्रू? आर्टिकल 32 के तहत। अगर आपको हाई कोर्ट में जाना है मौलिक अधिकार से, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 226 का सहारा लेके आप क्या कर सकते हैं, वहां पे याचिका दायर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं, एक कहानी है ना, जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था कि ये पश्चिम बंगाल का एक संस्था था, एक संघ था। ठीक है? अब उसमें देखिए क्या हुआ था कि कह रहा पश्चिम बंग खेत मजदूर संघ बनाम बंगाल राज 1996 का ये वाद है। वाद मतलब आप लोग जानते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केस कहते हैं, और हिंदी में इसी को वाद कहते हैं। ये केस किया था कौन पता है? ये जो पश्चिम बंगाल का जो ये खेत मजदूर संघ था, उन्होंने राज्य पे केस किया था। याद करिएगा इस कहानी को, थोड़ा सा आप पीछे जाइएगा, आप देखिएगा हमने पीछे पढ़ा रखा था आपको ये बातें कि एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति का जो होता है तबीयत खराब हो जाता है, और तबीयत खराब होने की वजह से जब वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत सारे हॉस्पिटल में भटकते हैं, और भटकने के कारण क्या होता है, उसका इलाज सही से नहीं हो पाता है। फिर भी वो सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट में जाके और अच्छा खासा रुपया खर्च करके वो इलाज करवाते हैं, और उसके बाद ये क्या करते हैं, बंगाल के कोर्ट मतलब बंगाल कोलकाता के जो कोर्ट है वहां पे जाकर अपना याचिका दायर करते हैं। किसके खिलाफ? राज्य सरकार के खिलाफ। तो ये मामला था क्या? पश्चिम बंग खेत मजदूर संघ समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996 में ये मामला आया था। वो ये चीज के लिए गया था कि उनके जो इलाज नहीं हुए थे वहां पे, मतलब कि हर हॉस्पिटल से उन्हें जो रेफर कर देता था, और जहां मिलता भी था तो कहता था यहां बेड तो है लेकिन सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो उसको ये हवाला देते हुए वहां पे जो बात हुआ था वो आर्टिकल 21 का हवाला दिया गया था कि ये किसको दिखाता है कि स्वास्थ्य मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति है उनको निःशुल्क स्वास्थ्य पाने का अधिकार कहां है? आर्टिकल 21 में करता है। यानी कि देखिए ये भी हो सकता है कि इसको आर्टिकल 21 को इस तरह से यूज किया कि हम लोग जानते हैं यहां पे क्या है, लाइफ टू राइट है ना, राइट टू लाइफ है, मतलब जीवन जीने का अधिकार की बात यहां पे आर्टिकल 21 में करता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसे सही समय से राज्य सरकार के हॉस्पिटल्स में अगर सही इलाज नहीं मिलता है तो इससे क्या हो सकता था? उस व्यक्ति की मौत हो सकती थी। अगर मौत होगा तो इसका मतलब उनकी जीवन छीनी जा रही है ना, इसके जीवन को क्या कर रहा है? जीने के अधिकार को छीन रहा है, क्योंकि उनका मृत्यु हो जाता है ना। तो इसके लिए आर्टिकल 21 का हवाला दिए थे कौन? सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि इसमें क्या हो रहा है कि जीवन का यह मौलिक अधिकार है और जीवन जीने के अधिकार को छीना जा रहा था। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? राज्य सरकार को, वेस्ट बंगाल सरकार को आदेश दिया कि इस व्यक्ति के इलाज में जितने पैसा खर्च हुए हैं उसे क्या किया जाए? लौटाया जाए, है ना। इसमें क्या किया था? लौटाने की बात किए थे। उसके बाद इन्हें यह भी बोला गया कि आपके राज्य में जो पूरे लचर पचर स्थिति में चल रहा है, आपका मतलब बेहतर सुविधा नहीं है, उस सुविधा बेहतर सुविधा मुहैया कराया जाए। इन पर मतलब इनकी एक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं का एक रूपरेखा तैयार किया जाए ताकि इलाज आसानी से मिल पाए राज्य के लोगों को, है ना। तो इसकी बात इसमें किया गया था। अब देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका, है ना,
इंडिपेंडेंट जुडिशरी का अर्थ क्या होता है? देखिए साथियों, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ हुआ कि ऐसा, अगर मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा आया कोर्ट में, मान लीजिए कि वो सरकार के खिलाफ हो, ठीक है, वहां पे क्या करता है, आप जानते हैं कि एक अटॉर्नी जनरल होता है जो अभी चलिए, तो बात कर रहे थे स्वतंत्र न्यायपालिका का। स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका मतलब अगर कोई भी मैटर आता है, चाहे वो सरकार के तरफ से हो, किसी के मैटर से हो, किसी के तरफ से भी हो, उसमें क्या करना हो, निष्पक्ष बात रखी जाए। मतलब जो बातें हैं उस पर कानून के हिसाब से चलना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से चलना चाहिए, है ना। तो अब यहां पे देखिए, कह रहा है स्वतंत्र न्यायपालिका, कह रहा कि वे न्यायपालिका जो देश के संविधान के, है ना, कह रहा वे न्यायपालिका जो देश के संविधान और कानून पर फैसला लेता है ना। मतलब कि वो अपने मन से नहीं ले रहा है, किसी के पक्ष में नहीं ले रहा है, जो अपने संविधान में दिए गए कानून है उसके आधार पर फैसला लेता है। यही हमारे स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या है, मूल रूप है, ठीक है। उसके बाद है कि जिसमें कार्यपालिका और विधायिका का, कार्यपालिका कह रहा है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका दखल न दे। मतलब क्या होता है कि ऐसा मामला, देखिए अब क्या होता है कभी कभी कि कह रहा है कि न्यायपालिका में, अगर न्यायपालिका में कार्यपालिका और विधायिका अगर दखल दे दिया तो बताइए क्या यहां पे निष्पक्ष या स्वतंत्र न्यायपालिका रह पाएगा? क्या नहीं रह सकता। याद करिएगा कि एक एनजेएसी मामला आया था, एनजेएसी को जो रद्द कर दिया गया है ना, ये किसके लिए बना था? आपका जो ये कमेटी बना था जिसमें मतलब जो ये आयोग था, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के जो नियुक्ति के लिए बात करती है, तो उसके लिए जो ये बना था, ये आपका एनजेएससी बना था। और एनजेएससी में क्या हुआ था कि इसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आवाज उठाया कि हमारे स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, न्यायपालिका को स्वतंत्रता को कम कर दिया किया जा रहा है, क्योंकि शुरू से ये कॉलेजियम सिस्टम चलते आ रहा है। कॉलेजियम के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आपसे, है ना। तो उसके बाद क्या किया कि ये एनजेएससी के बारे में बात किया और इसको बाद में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था। अगर इसमें दिक्कत क्या था कि इसमें एंट्री हो रहा था किसका, विधायिका का। इसमें एंट्री किसका था, विधायिका का था। और विधायिका का एंट्री होना यह स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या हो सकता था, उनके अधिकार को कम कर दिया जाता है ना, इसलिए इसको क्या किया गया था, रद्द कर दिया गया था एनजेएससी को, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं इधर, बात करते हैं। कह रहा है कि संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करती है। क्या करती है, संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करती है ना। कौन,
हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगा तो संविधान का रक्षा कर पाएगा, वरना अगर उस पर कार्यपालिका मतलब विधायिका का अगर वर्चस्व हो जाए तो फिर वहां पे क्या करेगा, वो संविधान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। फिर कह रहा अदालतें सरकार के अधीन न हो, है ना। जो बहुमत की सरकारें हैं, है ना, जो सत्ता पार्टी वाली सत्ताधारी सरकारें हैं, वो क्या हो, इसके अधीन ना हो। बहुमत वाले सरकार के अधीन में अगर न आए जुडिशरी, तो हम क्या कहेंगे, इसको स्वतंत्र न्यायपालिका ही तो कहेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला देखा जाए। देखिए क्या कर, अब एक है कि कार्यपालिका और विधायिका। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक बात यहां पे आती है कि देखिए विधायिका का काम है कानून बनाना, ठीक, और कार्यपालिका का काम क्या है, उसको लागू करवाना। लेकिन अगर ये न्यायपालिका स्वतंत्र ना रहे तो ये क्या करेगा, इसके दुरुपयोग करेगा, है ना। मतलब अगर सत्ता में जो पार्टी है, अगर उसको खुला छूट मिल जाए तो वो क्या करेगा, अपने सत्ता का, अपने नियम कानून का क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा। तो इसके नियम कानून के दुरुपयोग को रोकना, मतलब कार्यपालिका और विधायिका द्वारा जो हो रहे शक्तियों का दुरुपयोग है, उसको रोकने का काम कौन करेगा यहां पे, तो न्यायपालिका करेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, आपका कार्यपालिका और विधायिका के शक्ति के दुरुपयोग को क्या करेगा, कम करता, रोकता है ना। अब बात करें कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए कॉलेजियम सिस्टम, देखिए इसी के लिए हम बात कर रहे थे आपको, ये 1951 से ये कॉलेजियम सिस्टम चलते आ रहा है। वास्तव में कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इसमें होता है साथियों नियुक्ति होता है ना, चाहे नियुक्ति हो जाए, है ना, या उसका स्थानांतरण हो जाए। स्थानांतरण हो जाए किसका, न्यायाधीश का। न्यायाधीश का, या तो न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाए या न्यायाधीश का स्थानांतरण हो जाए, ठीक है। उस केस में क्या होता है, अगर इसको ये करवाना हो स्थानांतरण या उसकी नियुक्ति करवाना हो किसका, न्यायाधीशों का, तो उसके लिए आया था ये कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम का एक और यहां पे इन पे आलोचना भी कभी कभी होती है ना, इस पे आलोचना भी होती है और इनका कुछ फायदा भी है कुछ घाटा भी है, दोनों बात हम करते। देखिए कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या होता है कि जो सरकारें, मतलब इसमें सरकार मतलब कार्यपालिका और विधायिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है ना, पहली बात। इसका मतलब स्वतंत्र, ये अपना ये स्वतंत्र रहेंगे, है ना। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी इनका दुरुपयोग भी किया जाता है। जैसे आज भी जो न्यायपालिका पे भाई भतीजावाद का जो ये उनके ऊपर धब्बा लग रहा है, या कभी कभी आप देखते होंगे कि न्यायाधीश की नियुक्तियों में जो देरी होती है उसको लेके ये आलोचना आपको देखने को मिलता होगा कॉलेजियम सिस्टम का, है ना। तो ये भाई भतीजावाद की किसी का पिता रहा है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, तो देखिएगा उसका बेटा भी बना है, जैसे आपने देखा कि इसके बारे में, है ना, गोगोई साहब के बारे में उनके पिता भी रह चुके हैं, वो भी रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये भाई भतीजावाद का इन पे एक हमेशा ये उनके टिप्पणियां उठती है ना। लेकिन एक तरफ से आप सोचे तो अगर यहां पे कार्यपालिका और विधायिका का हस्तक्षेप नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, स्वतंत्र भी तो है ना, ये अपने हिसाब से काम करेंगे, है ना, तो इनको स्वतंत्रता दी जाती है ना। चलिए अब देखिए इसका जो है हटाने और देखिए किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, देखिए कॉलेजियम सिस्टम में जो हम बात कर रहे हैं, या किसी न्यायालय में अगर किसी को हटाया जाएगा, मान लीजिए किसी न्यायाधीश को हटाया जाएगा, तो हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 124 के 4 और 124 के 5 में बातें की गई है ना। कहां किया गया है, आर्टिकल 104 और 105 के बीच में इसके बारे में चर्चा किया गया है कि कैसे इसको हटाया जाता। तो आप देखे होंगे जब इनको हटाया जाता है तो इनके लिए क्या होता है, संसद में लाया जाता है इसके लिए, है ना। ये कहां पेश किया जाएगा, संसद में। संसद में भी क्या होगा कि अगर राज्यसभा में अगर इसे पेश किया गया है तो उसके 2/3 मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से पास करवाया जाएगा, और पास करवाने के बाद अगर लोकसभा में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति इन्हें हटा देते हैं पद से, ठीक है। लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं पाया है। एक दो बार ऐसा हुआ भी, जैसे कोलकाता वाला मामला में हुआ था। एक जज का एक नाम है यार, दिमाग से उतर रहा है,
उनके साथ ये हुआ था, लेकिन वो जैसे ही राज्यसभा से लोकसभा में जाया, लोकसभा में पेश होने से पहले वो क्या किए, अपने पद से त्यागपत्र दे दिए, है ना। तो इनको हटाने की प्रक्रिया, जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, वो 124 के 4 और 5 में है। क्लियर है? चलिए अब क्या है देखते हैं। कह रहा भारत में अदालतों की संरचना, है ना। देखिए हमारे यहां जो ये सिस्टम है, इसमें इस तरह से शक्ति का विभाजन है, इस तरह से है। यहां है सुप्रीम कोर्ट, यहां है हाई कोर्ट, यहां है आपका क्या, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना। यहां कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सबसे ज्यादा शक्ति तो इनके पास होगा ना, इनका ही निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका हर मतलब हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, वो किस आर्टिकल में, 124 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। और ये क्या होता है, उच्च न्यायालय से ऊपर होता है, सबसे ऊपर में ये होता है। अब देखिए कुछ ऐसा फैसला जो मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इससे संतुष्ट ना हो आदमी, तो वो कहां लेके जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। अगर हाई कोर्ट में भी ये फैसला पारित नहीं हुआ तो ये कहां जाए, अगर यहां भी संतुष्ट नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट तक। देखते हैं कभी कभी सुनने को मिलता होगा कि तो हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक ना छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि मामला अगर यहां शुरू हुआ तो यहां पे आया, इसके फैसला से अगर संतुष्ट नहीं तो ये हाई कोर्ट आएगा। हाई कोर्ट के फैसला से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो वो कहां जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद हम बात करें तो उच्च न्यायालय। अब देखिए उच्च न्यायालय क्या करेगा, यहां के मामलाओं को, अगर यहां कौन से मामला किस तरह से चल रहा है तो ये देख रेख कौन करेगा, है ना, ये उच्च न्यायालय का काम है। और हर राज्य में एक क्या होगा, अपना एक उच्च न्यायालय होगा, है ना। और उसके बाद, और क्योंकि राज्य को प्रत्येक जिला में बांटा गया है तो हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, एक जिला न्यायालय होगा। और जिला न्यायालय में फौजदारी और आपका फौजदारी और दीवानी दोनों मामला को सुना जाएगा। उससे नीचे में साथियों अधीनस्थ न्यायालय होता, तो सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय है, उसके ऊपर जिला न्यायालय, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है ना। और सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का दिया गया फैसला अंतिम मान्य होता है। क्लियर है? जो कहां स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर है ये बातें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। बातें यह कर रही है कि क्या हर व्यक्ति अदालत के शरण में जा सकता है, आपसे यह पूछा जा रहा है। रियलिटी बात है साथियों कि हर व्यक्ति को जाना इतना आसान है नहीं, क्योंकि अदालत की जो है ना, अदालत जो है ना सभी नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध करती। किसको करती है ना, सभी नागरिक को उपलब्ध है। ये क्या है, सभी नागरिक को उपलब्ध है। लेकिन, है ना, लेकिन एक समस्या है। लेकिन एक समस्या है। समस्या यह है साथियों कि इनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा आती है, ये इतना महंगा होता है। महंगा होने की वजह से ये क्या होता है, लोग इसको मतलब नॉर्मल व्यक्ति इसको इफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? अब न्यायालय का एक काम और है जो हमारे मौलिक अधिकारों का भी क्या करता है, रक्षा करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या हुआ कि यहां तक लोगों की पहुंच को सुगम बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि एक मामला आता है। देखिए ये पीआईएल के शुरुआत की बात करेंगे। इसका जो शुरुआत होता है साथियों ना, ये 1980 के दशक में होता है। इसको जो शुरुआत करने का श्रेय जाता है, ये जाता है पीएन भगवती को। कौन थे उस समय में चीफ जस्टिस? पीएन भगवती थे। और इन्होंने ही ये पीआईएल को आपका शुरुआत किया था। पीआईएल का फुल फॉर्म अगर हम बोले तो इसका क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या है पीआईएल का फुल फॉर्म, क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, अब देखिए ये जनहित याचिका का अगर तोड़ के पढ़े, जन मतलब क्या, लोगों के लिए,
लोगों के हित, हित मतलब लोगों के हित के लिए जो याचिका दायर की जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जनहित याचिका या पीआईएल कहते हैं। वास्तव में क्या हुआ था, एक मामला हुआ था आपका, ये मैटर है साथियों, ये 1979 ईस्वी का 1979 का मामला है। ये बिहार का मामला है, ठीक है, ये बिहार का मामला है। बिहार में हुआ क्या था, उस समय में एक हुसैन आरा खातून करके एक मामला आया था। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य आया था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो मतलब उनके इतने डिले चल रहा था ये मतलब ये जुडिशरी सिस्टम की व्यवस्थाएं कि उसके चलते बहुत विचाराधीन मतलब बहुत ऐसे भी कैदी थे जो विचाराधीन थे, विचाराधीन थे। अब साथियों बताते हैं, विचाराधीन का अर्थ होता है कि जिसके बारे में या तो वो किस केस में है यह भी ना पता है, उसको किसी कारणवश उठा के लाया जेल में डाल दिया है, आज तक उसे सब प्रूफ कर ही नहीं पा रहा है कि ये सही में है या भी नहीं है। अब देखिए प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। बहुत सारे गरीब लोग हुआ करते थे, है ना। अब गरीब लोग क्या कर सकता, उतना फी एफोर्ड कर सकता है क्या? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को फी एफोर्ड करना इतना आसान है क्या? नहीं ना, हो ही नहीं सकता है। तो अब क्या हुआ, बहुत सारा ऐसे इसमें कैदी थे। ये जो हुसैन आरा खातून भी थी ना, ये भी एक क्या थी, कैदी थी, ये भी बिहार के जेल में बंद थी, ठीक है। तो जब वो देखती है अंदर का स्थिति कि बहुत व्यक्ति ऐसे पड़े हुए जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब उनको न्यायालय का कोई सुविधा नहीं उपलब्ध हो रहा है, मतलब कोर्ट में वो सही प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा मतलब हम ऐसा कि हम ये गलत है या नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उस समय चीफ जस्टिस होते हैं पीएन भगवती, और वो ने इस बात को रखते हैं और हाई कोर्ट पे दबाव बनाते हैं और राज्य सरकार पर भी कि मतलब आप सबसे पहले तो ये करिए कि जो विचाराधीन कैदी है उसे जो आप समय से ज्यादा अगर बंद करके रखे हैं, इसका मतलब उसके जीवन जीने का अधिकार को आप क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं, ठीक है। उसी के और ये मामला को भी क्या किया था, अब देखिए ये मामला क्या है, गरीब लोगों का जो उसमें बंद था उसका था। इसको किसने किया, हुसैन आरा खातून ने। ये भी किससे, वकील से करवाए, और इसका मामला किसी तीसरे व्यक्ति सुन रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, इससे लोगों के लिए क्या हुआ है ना, कोर्ट तक पहुंच क्या हो गया कि ये व्यवस्था सुगम हो गया। अब सुगम ये व्यवस्था ऐसा हो गया, मान लीजिए कि आपके आसपास में मान लीजिए पर्यावरण एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो आप भी नॉर्मली क्या कर सकते, जनहित याचिका दायर कर सकते। इसलिए क्योंकि अगर ये एयर पॉल्यूशन बेहतर नहीं रहा तो उससे क्या होगा कि आप बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे तो आपके क्या जीवन जीने की अधिकार को छीना जा रहा है, मतलब आर्टिकल 21 का उल्लंघन है ना। तो उसके खिलाफ भी आप क्या कर सकते, जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यही था यहां पे जो पीआईएल दायर किया गया था। इसीलिए अब देखिए कुछ मामला और था जिसके लिए इस पीआईएल की सहायता से मिड डे मील का भी जो सुविधा जो शुरुआत किया गया था जो गरीब लोग बच्चों के लिए, उसके पीछे रीजन भी यही था आपका पीआईएल कर भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए न्यायालय के शरण में जाने का अधिकार जो आपको देता है वो कौन देता है, तो साथियों ये देता है आपका पीआईएल के माध्यम से लोग क्या कर सकते हैं, यहां तक पहुंच अपनी बना सकते हैं। साथ में जो ये मिड डे मील का जो व्यवस्था था, जिसमें क्या हुआ था कि मिड डे मील का भी जो शुरुआत हुआ था वो किसके माध्यम से हुआ था, ये आपका पीआईएल जनहित याचिका दायर किया गया था कि सरकारी और स्कूल में जो सरकारी वहां पढ़ने वाले बच्चों को जो सरकारी सहायता प्रदान की जाती थी, उसमें क्या किया गया था कि उसके खाने भोजन की व्यवस्था, उसके जगह पे उसको सही पोषाहार मिलना चाहिए, इसकी व्यवस्था पीआईएल के माध्यम से किया गया था और इसकी शुरुआत भी करवाई गई थी। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये खत्म होता है कहानी। अब आते हैं किस पे, तो चलिए,
ये है साथियों न्यायपालिका। ठीक है, करा अखबार पर नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ना। कह रहा अदालत, है ना, मतलब इसका जरूरत हम लोग को क्यों पड़ता है, तो उस पूरे बारे में कहानी को हम लोग अच्छे से जानते हैं। आते हैं मेन टॉपिक पे। ये रहा साथियों सर्वोच्च न्यायालय, है ना, ये उनका प्रांगण दिख रहा है आप लोग को, यही है सर्वोच्च न्यायालय, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं न्यायपालिका की भूमिका। ठीक है, कह रहा है क्या कि न्यायपालिका की भूमिका क्या है। कह रहा है अदालतों में, चलिए थोड़ा पेन को पतला कर लेते हैं। कह रहा है कि अदालतों में बहुत सारे मुद्दे पर फैसले सुनाती है ना। अदालत क्या करते, बहुत सारे मुद्दों के फैसले सुनते। कह रहा है वे यह तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए, है ना। वे राज्य के बीच नदियों के पानी के बंटवारा का भी फैसला दे सकती है, जैसे जो कावेरी जल विवाद है आपको कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, ये भी इसी का पार्ट है ना। अब कह रहा है कि न्यायपालिका के काम को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। जैसे देखिए पहला क्या है, विवादों का निपटारा, है ना। चलिए, करा न्यायिक व्यवस्था नागरिकों और नागरिक, चाहे वो नागरिक का रहे या नागरिक और सरकार के बीच का रहे, या दो राज्य और के बीच का रहे, या राज्य और केंद्र के बीच का रहे, तो ये सभी मुद्दों पर जो है हल करने का काम कौन करता है, आपका विवादों का निपटारा, तो वो सुप्रीम कोर्ट करते हैं। क्लियर है। अब एक है न्यायिक समीक्षा। करा भारतीय संविधान की व्याख्या का अधिकार जो है मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि वह संसद में पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायपालिका का क्या कहा जाता है, समीक्षा कहा जाता है। करा कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, है ना। अब बात करते हैं अगला क्या है आपका, कि कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन क्या करा। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। आपको हमने अभी तुरंत बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय जाना है तो किस आर्टिकल का प्रयोग करके, 32 का, और उच्च न्यायालय जाना है तो 226 का, है ना। इस आर्टिकल का प्रयोग करके आदमी क्या कर सकता है, अपना वहां सुप्रीम कोर्ट या उच्च हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है। कह रहा उदाहरण के लिए, कह रहा कक्षा 7 की किताब में हम लोग ने किसका कहानी देखा था, हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था, जो खेतिहर थे, है ना। और इसी के लिए ना बंग खेतिहर मजदूर संघ जो केस किया था, है ना, वे चलती ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे और कई अस्पताल में क्या हुआ था, उनका इलाज करने से इनकार कर दिया था, है ना। उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। इसी मामले में सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया गया है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 21 में। कह रहा है इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी इसी में शामिल है मेरे साथियों, इसमें जो है आपका स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। कह रहा है इसके फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हकीम शेख को नुकसान जो हुआ है उसका मुआवजा दे, है ना। और सरकार को यह आदेश भी दिया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे, है ना। अब चल कह रहा है कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य की रूपरेखा तैयार करे और उसके करा उसमें आपात स्थितियों में रोगी के इलाज के लिए क्या दिया जाए, विशेष ध्यान दिया जाए। केस कौन सा था, हमने बता रखा है, पश्चिम बंग खेतिहर मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य पे ये मामला दायर हुआ था। ये कब होता है, तो 1996 में, है ना। चलिए अच्छा देखिए यहां पे दिया हुआ है ना,
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था। और फेडरल कोर्ट कब से? 37 से 49 तक चला था। इससे कह रहा है कि यह भी पहले संसद भवन के भीतर ही चेंबर ऑफ प्रिंसेप हुआ करती थी और 1958 में इमारत को क्या किया गया? स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए अब यहां देखिए कह रहा है विवाद दिया हुआ है और कह रहा है अपने शिक्षक की सहायता से इसको पूरा करने के केंद्र और राज्य के विवाद होगा। कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय देखेगा इस विवाद को। दो राज्यों के बीच देखेगा तब भी जुडिशरी देखेगा। दो नागरिक के बीच होगा तब भी जुडिशरी करा। ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करता है उसके लिए भी कौन देखेगा? आपका जुडिशरी सिस्टम ही देखेगा मैटर को। चलिए फिर कौन है? स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, क्या है स्वतंत्र न्यायपालिका? क्या होती? कह रहे कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता आपके परिवार और की जमीन पर क्या कर ले? कब्जा कर ले। और आप ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं, है ना, और उसका क्या कर सकते हैं? तबादला कर सकते हैं। जब आप मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की क्या देती है? कह रहा न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है ना। तो उस केस में आप क्या कहिएगा? उसे स्वतंत्र न्यायपालिका कह सकते हैं क्या? नहीं ना। अब कह रहा है आगे कि नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते हैं और स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को क्या करता है? इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के पक्ष में फैसला सुनाए। और हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं कि अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान ने इस तरह से की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता है। देखिए ये हमारे संविधान जो है ऐसे चीज को स्वीकार नहीं करता है। करा इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका क्या है? को पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा गया है ताकि इस पे क्या हो सके? किसी बहुमत या सत्ताधारी पार्टी का वर्चस्व ना हो सके। कह रहा है क्या कि स्वतंत्रता का एक पहलू है कि शक्तियों का बंटवारा, जैसा कि हमने पीछे पढ़ रखा है हम लोगों ने कि जहां पे सरकार के 3 अंग होता था, एक कार्यपालिका, और विधायिका और एक कौन होता था? न्यायपालिका, है ना। ये 3 होता था। तो हम लोगों ने इस अंग को पढ़ रखा करा और यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं एक कौन है? न्यायपालिका है, जो क्या करते हैं? न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती है। मतलब ये दोनों जो है साथियों, ये दोनों क्या कर सकता है? इसके काम में दखल नहीं दे सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि अदालतें सरकार के अधीन नहीं है और ना ही वे सरकार की ओर से काम करती है ना। उसके लिए सरकार क्या करती है? अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किया, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में ये इसके बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में? अरे यार, अटॉर्नी जनरल के बारे में। और ये क्या करते हैं? जो सरकार की ओर से मुकदमा या कोई भी मामला आता तो उसको देखते हैं। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति सरकार की अन्य शाखाओं में क्या करे? कोई दखल ना दे। हमने जो बात किया अभी कॉलेजियम सिस्टम का, है ना। और कह रहा इसलिए एक बार नियुक्त होने के बाद किसी भी न्यायाधीश को हटाना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको हटाने के लिए क्या चाहिए? दोनों, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में क्या चाहिए? पूर्ण बहुमत के 2/3 उपस्थित मतों की जरूरत होती है इनको हटाने के लिए। मतलब 2/3 मेजोरिटी से ये हटाया जा सकता है। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इसलिए मुश्किल है। कह रहा न्यायपालिका कि यह स्वतंत्रता अदालतों की भारी ताकत देती है और इसके आधार पर विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग को क्या करती है? रोकती है। कौन? हमारे न्यायपालिका। कह रहा न्यायपालिका देश के नागरिकों का क्या करता है? मौलिक अधिकारों की अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह क्या करेगा? अदालत में जा सकता है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी होती है? कह रहा हमारे देश में
तीन अलग अलग स्तर की अदालत होती है ना। कौन कौन? निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती है और सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत होती है। जिन अदालतों से लोगों को ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें क्या कहते हैं? अधीनस्थ या जिला न्यायालय कहा जाता है। यहीं पे तो लोग सबसे ज्यादा डायरेक्ट जाके नागरिक का जो भी मामला सुना जाता है वो सबसे ज्यादा यहां होता है। ठीक है, कह रहा ये अदालत आमतौर पर कहां होते हैं? जिले या तहसील के स्तर पर होते हैं या किसी शहर में होती है ना। कह रहा है कि ये बहुत तरह के मामले की सुनवाई करती है और प्रत्येक राज्य के जिले में, मतलब प्रत्येक राज्य क्या है? जिलों में बटा है और हर जिले में क्या होता है? एक जिला न्यायाधीश होता है और प्रत्येक राज्य में कौन होता है? एक उच्च न्यायालय होता है। और देखिए जो ये उच्च न्यायालय होता है वो राज्य की क्या है? सबसे ऊंची अदालत होती है। और उच्च न्यायालय के ऊपर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है और यह कहां स्थित है? नई दिल्ली में। और देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन होते हैं? मुखिया होते हैं। क्लियर है? कह रहा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाकी सारी अदालतें को मानने होते हैं। इसका मतलब हुआ साथियों कि अगर जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय लेंगे उन्हें मानना पड़ेगा किसको? सभी निचली अदालतों को। ठीक है, क्योंकि सबसे सर्वोसर्वा कौन है? तो आपका सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये गोल नंबर कितना है? 16 में है। शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं की बात करती है। ठीक है, 17 गोल में ये 16वें नंबर पे है। अब इसमें बात कर रहा है कि न्यायपालिका की संरचना की पिरामिड में। तो पिरामिड में एक बात बताइए, यहां पे कौन आएगा? यहां सुप्रीम कोर्ट आएगा। यहां पे कौन आएगा? हाई कोर्ट आएगा। यहां कौन आएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, है ना। यहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा और इसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय आएगा इसके नीचे, इसमें, है ना। तो ये है इनका पिरामिड। कह रहा उच्च न्यायालय की स्थापना की अगर हम बात करें, रुकिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा हमको लगता है, चलिए। कह रहा उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहां हुई थी? 1862 में हुई थी। कहां? कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई थी। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। तो पूछेगा कि पहला जो उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था कलकत्ता, मद्रास और बंबई में हुआ था, कब होता है मेरे साथियों? ये होता है 1862 में। कह रहा है दिल्ली उच्च न्यायालय, देखिए यहां दिल्ली उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, याद रखिएगा। तो उसका गठन कब होता है? 1966 में, है ना। देश भर में कितने उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय। कह रहा बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय होते हैं, जबकि पंजाब हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय है। कौन सा? चंडीगढ़ का। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पूर्वोत्तर राज्य में, अगर जाए नॉर्थ ईस्ट में, तो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय आपका दिखेगा, है ना। कह रहा 1 जनवरी 2019 से जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जब अलग तेलंगाना में अलग अलग उच्च न्यायालय है ना। आप देखेंगे एक तो तेलंगाना में हैदराबाद में है और आंध्र प्रदेश में अमरावती में उच्च न्यायालय है। मतलब 1 जनवरी 2019 से दोनों का हाईकोर्ट अलग अलग हो गया। कह रहा ज्यादा से ज्यादा लोगों को नजदीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में क्या बनाया जाता है? बेंच बनाया जाता है, जैसे खंडपीठ बनाया जाता है। कि जैसे क्या होता है कि एक तो उच्च न्यायालय हो ही गया, उनके अलग अलग जगह पे अलग अलग जिला मुख्यालय में कौन होते हैं? इनके बेंच, मतलब खंडपीठ होते हैं, है ना। आपने सुना होगा इसी बेंच के लिए एक बार जो है पप्पू यादव ने इस बात को उठाया था संसद भवन में कि सीमांचल में एक खंडपीठ होना चाहिए, मतलब एक बेंच होना चाहिए, है ना, पूर्णिया में। तो यही मैटर था। कह रहा है क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई है? जी, भारत में हमारे पास एकीकृत न्याय व्यवस्था है। कैसा है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। कह रहा है इसका मतलब है कि ऊपरी अदालतों के फैसले को क्या है? सारी अदालतों को मानने होते हैं, है ना। कह रहा है इस एकीकरण व्यवस्था को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। चलिए थोड़ा सा इधर ले लेते इसको।
कह रहा अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत के द्वारा उसका फैसला सही नहीं है तो वह कहां जा सकते, उससे ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। और अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए हम एक मुकदमे पर विचार करते हैं, है ना। कह रहा यह राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य मुकदमा है जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया था, है ना। कहता है ना लोग कि देख लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेंगे। इसका मतलब है कि अगर लगता है कि अगर मतलब इसे अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर उसे नहीं मिला तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जाता है ना। कह रहा अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए हम मुकदमे पे विचार करते हैं। यहां पे कह रहा 19 फरवरी के महीने में लक्ष्मण कुमार कितने वर्ष का था, 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। देखिए लड़का क्या करता है, सुधा गोयल जो 20 वर्षीय एक सुधा गोयल होती है उससे शादी करता है। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रहते थे। दिसंबर 1980 में सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी, मतलब वो जल गई थी। कह रहा सुधा के घर वाले ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा गया तो 4 पड़ोसियों ने गवाह के तौर पर पड़ोसियों को बुलाया गया और पड़ोसियों ने इसे अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहां देखा कि सुधा की साड़ी में आग की लपेटें उठ रही थी, है ना। मतलब उसको घर में लड़ाई होता है या अब किस मैटर से हुआ कि उसको वहां पे जो आग में उसे या तो वो अपने से जली होगी या उसे जलाया गया होगा, है ना। ये मामला 1 दिसंबर की है ना। कह रहा है वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी में क्या आग की लपेटें उठ रही है। अब कह रहा है कि उन्होंने सुधा के बारे में सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेट कर आग बुझाई, मतलब उसको पूरे तरीके से, क्योंकि सिंपल बात है अगर आग लगी भी उसको कोई चीज से ढक दे रहे हैं, ऑक्सीजन का कमी होगा, ऑटोमेटिक वहां से आग क्या होगा, बुझ जाएगा। कह रहा उन्होंने बताया कि सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी तेल डाला था, देखिए, और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मैटर यहां है कि उसकी सास ने मिट्टी तेल छिड़का था और लक्ष्मण कुमार जो उसके हस्बैंड थे वो आग लगाया था। कह रहा इस मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वाले और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वालों के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे सुधा के साथ, और उनकी मांग है कि पहले बच्चे के पैदा होने पर वह एक बड़ी रकम और स्कूटर फ्रीज दिया जाए उनको, है ना। मतलब ये दहेज उत्पीड़न वाला मामला था। कह रहा अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी तभी उसके साड़ी में आग लग गई, और इन बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत में लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला और सुधा की जेठ जो थी सुभाष चंद्र जो थे उनके, उसे क्या दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई गई। कहां, निचली अदालत में। 1983 में नवंबर के महीने में ये 3 आरोपियों के फैसले के खिलाफ कहां चल गए, उच्च न्यायालय में जाके अपना अपील दायर करती है। और दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, है ना। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली है। अदालत ने लक्ष्मण और शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को क्या कर दिया, बरी कर दिया। देखिए यहां पे क्या हुआ, इसे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उन्होंने क्या किया, मौत की सजा सुनाई है, जबकि यहां 1983 में जब जाता है ये लोग कहां, हाई कोर्ट में, तो ये इसे बरी कर देता, मतलब इसे इसके छोड़ देता है ना। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में हम लोगों ने वहां पे महिला आंदोलन पर केंद्रित कुछ चित्र और निबंध को देखे थे, जहां पे महिलाओं के लिए जो है ना 1980 के दशक में जो देश में महिला जो है, महिला संगठन ने क्या किया था, दहेज हत्याओं के खिलाफ क्या किया था, आवाज उठा रही थी। कह रहा इस बात से दुख है कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले में ऐसी जागरूक महिलाओं ने काफी परेशान कर दिया और उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की, और यह इंडियन फेडरेशन ऑफ विमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर किया गया था। उन्नीस सौ 85 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसके मां और उसके भाई को बरी करने का फैसले
के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी और वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उनकी मां को दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोप से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, क्योंकि कोर्ट चलता है सबूतों पे। अगर आपके पास सबूत है तो आपका पक्ष मजबूत है ना। करा न्यायालय ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। क्लियर। चलिए देखिए, करा विधि व्यवस्था में विभिन्न शाखाएं कौन कौन से। करा दहेज प्रथा, हत्या, यह क्या है, दहेज हत्या का यह मामला क्या है, समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है ना। ये क्या है, समाज के, जैसे दहेज के कारण जब हत्या होता है ये किसमें आएगा, अपराध के श्रेणी में आएगा। कह रहा यह आपराधिक या फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून, देखिए दीवानी कानून से भी संबंधित मामलों को देखती है ना। तो फौजदारी और दीवानी कानून देखिए यहां पे अपने सामने दे रखा है। अब दोनों को देखते हैं। एक हो गया क्रिमिनल मामला, देखिए इसे कहते हैं सिविल मैटर्स, इसे कहते हैं क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स, ये दोनों मैटर में देखते हैं। पहला देखिए कह रहा ऐसे व्यवहार जो क्रियाओं से संबंधित जिन्हें अपराध माना गया, वैसा जैसे देखिए चोरी करना, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या, ये सब क्या है, क्रिमिनल मैटर्स है। इसमें आइए, इसमें कौन कौन हो गया, जैसे देखिए आप जमीन की खरीद बिक्री की अगर बात करें, है ना, चीजों की खरीदारी करें, किराया के लिए, तलाक, विवाद, ये सब का जो तलाक हो गया, विवाह संबंधी विवाद है, वो सब किस में आता है, आपका दीवानी मामला है, मतलब सिविल मैटर्स है। करा इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना या रिपोर्ट प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की जाती है ना। और एफआईआर को ही हम लोग तो बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना। कह रहा है इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। इसमें क्या होता है, प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। देखिए यहाँ पे एफआईआर होता है पहले पुलिस के पास, यहाँ डायरेक्ट न्यायालय में याचिका दायर होता है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार पर मुकदमा दायर किया जा सकता है। करा अगर व्यक्ति को दोषी पाया जाता तो उसे कहां जाना पड़ता, जेल भी भेजा जा सकता है, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। करा अदालत में राहत की व्यवस्था करती है और उसे अगर वो मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद हो तो अदालत के यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान खाली करे और बाकी किराया चुकाए, है ना। तो ये सब मैटर जो है ये हो गया आपका सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स। कह रहा क्या हर व्यक्ति अदालत के शरण में जा सकता है। देखिए कह रहा सिद्धांतः जो भारत के सभी नागरिक के लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि पीछे हमने देखा, कह रहा न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्यायालय के लिए अदालत में क्या कर सकते, जा सकते हैं। लेकिन अदालत की सेवा सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये गरीबों के लिए जाना काफी मुश्किल है क्योंकि ये काफी महंगा है ना। करा कानूनी प्रक्रिया न केवल काफी पैसा और कागजी कार्यवाही की जरूरत पड़ती है और बल्कि उसमें समय बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो क्या उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी चलाता है, तो बताइए जो दिन भर काम करके आता है क्या वो व्यक्ति जा सकता है, संभव है, संभव ही नहीं है ना। करा अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। बताइए वो काम करेगा, अपना पैसा कमाएगा, पेट चलाएगा कि जाएगा कोर्ट में वकील को देने, क्योंकि वकील आप जानते हैं बहुत महंगा महंगा वकील होता है। एक एक हियरिंग का वो लोग लाख लाख रुपया डिमांड करता है। कहां से, मतलब गरीब आदमी संभव ही नहीं है भाई वहां तक पहुंचने के लिए। कहने का है कि ये सबके लिए न्याय है, न्याय पैसों वाले के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। समझे कि नहीं, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। कह रहा है कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित की गई। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच को स्थापित करने के का क्या किया, प्रयास किया, है ना। कह न्यायालय ने किसी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका
दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। देखिए ये किसके लिए किया है, देखिए करा न्यायालय ने किसी व्यक्ति के संस्था, किसी व्यक्ति या संस्था के ऐसे लोगों के से की ओर से जनहित याचिका दायर किया जाएगा। इसमें मतलब इसमें दूसरे व्यक्ति करेगा, है ना, जो इनके अधिकार को क्या कर रहा, उल्लंघन हो रहा हो। कह रहा यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया इस PIL के माध्यम से। कह रहा अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम से अगर आप पत्र या तार मतलब टेलीग्राम को अगर को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दे से लोगों पर लोगों को क्या हुआ, उसे न्याय दिलाया गया, है ना। अब देखिए कह रहा है कि बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति और बिहार में सजा काटने के बाद जो रिहा नहीं किए गए कैदियों, जो हमने सुनाया था कि जो मैटर जो हुआ था हुसैन आरा खातून बनाम जो बिहार स्टेट्स जो हुआ था 1979 में 1979 में, उसी का मामला का ये बात कर रहा है कि इसमें भी जनहित याचिका का प्रयोग किया गया था। करा आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चे को दोपहर में जो मिड डे मील भोजन मिलता है वो भी इसी PIL के माध्यम से यहां तक मिल पाया था। करा यह व्यवस्था इसी के फलस्वरूप होती। करा दाईं और ये चित्र में दिए गए कुछ नीचे विवरण को पढ़े, है ना। वर्ष 2001 में उड़ीसा और राजस्थान में क्या हुए, सूखे पड़ गए थे और उससे लाखों लोग को क्या हुआ था, भारी भोजन का अभाव पैदा हो गया था। अब सरकार की गोदाम में अनाज भरे पड़े थे, यहाँ चूहे की भेंट चढ़ रहा था। आज भी आप देखेंगे बहुत जगह एकदम सड़ जाता, जो इसका होता है ना FCI का जो बड़ा बड़ा गोडाउन होता है उसमें आप देखेंगे सड़ते रहता है एकदम, ऐसे जब वहां जाइएगा महकते रहता है, इतना सड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये उसको उतनी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है, जो खाने वाला है उसको मिल नहीं रहा है, बाकी ऐसे सड़ रहा है, ठीक है। करा इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक संगठन ने एक सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की और याचिका में कहा कि संविधान के अनुच्छेद में 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों में भोजन के अधिकार को भी क्या किया, शामिल किया है और इस पे राज्य की इस दलील को गलत साबित कर दिया और उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम में अनाज भरे हुए थे और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना ये राज्य का दायित्व है, क्योंकि इससे क्या होगा, लोगों की भूख होगी, लोग मरेंगे और इसका मतलब उसके जीने के अधिकार को छीना जा रहा है। इसका मतलब आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है। लिहाजा है कि सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के आदेश दिए गए कि वह रोजगार पैदा करे, है ना, और राशन सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर में क्या दे, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन के तहत उसे खाद्य मतलब भोजन भी दे। उसके लिए क्या किया गया, खाद्य आयुक्तों को नियुक्त किया गया, है ना। यही देखिए यहां पे चल रहा है ना, यहां देखिए मिड डे मील का व्यवस्था चल रहा है, इधर आंदोलन कर रही है ना। कह रहा आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही क्या है, पहुंचना होता है ना। कह रहा आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका क्या करती, निभाती है। कह रहा जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा कि ना अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद कौन सा 21 की व्याख्या करने के बाद कहा था कि जीवन का अधिकार में भोजन का अधिकार भी क्या है, शामिल है। इसका मतलब अगर आप भोजन छीन रहे हैं तो उसका जीवन छीन रहे हैं और जीवन छीनना यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन है आर्टिकल 21 का, ठीक है। कर इसलिए अदालत ने राज्य को क्या दिया, आदेश दिया कि आप दोपहर का भोजन मतलब मिड डे मील सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते। उदाहरण के लिए जैसे देखिए गरीबों के लिए आवास के अधिकार के मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में
अदालत द्वारा दिए गए हाल में फैसले पुराने फैसले के विरुद्ध है ना। आप देखते होंगे साथियों, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो पुराना फैसला होता है, कभी कभी नया फैसला यहां पे आते रहता है और उसमें क्या होता है, पुराने फैसले को बदला जाता है। तो उसी के लिए बात कर रहा है यहां पे कि पुराने फैसले के क्या है, ये विरुद्ध है, और हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों और शहर में घुसपैठियों की तरफ देखा जा रहा है। ये अक्सर आप कितना बार दिल्ली में भी ये मामला देखने को मिलता होगा, जो कहता है ये सब रोहिंग्या है, इसको हटाया जाए यहां से, ये सब कह रहा है कि अब देखिए यहां कुछ मैटर्स दिया हुआ, उसको देख लेते हैं। कह रहा ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमों में न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और इस फैसले में आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया और नीचे के फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। इन्हें पढ़ने से पता चलता है कि न्यायाधीश ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह से जोड़कर देखा और अनुच्छेद 21 द्वारा किए गए जीवन के अधिकार के दायरा व्यापक और जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब केवल यह नहीं कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्यु दंड और उसे लागू करने के अलावा किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती है। जीवन के अधिकार का यह आयाम है ना, और इस अधिकार को का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका के अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के लिए साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकती है। यानी कि आजीविका उपलब्ध कराना ये सरकार का काम है, क्योंकि अगर नहीं कराएगा तो लोग क्या होगा, आजीविका मतलब उसको पैसा नहीं आएगा तो वो अपने पेट नहीं भर सकेगा, पेट नहीं भरेंगे उससे क्या होगा, उनको मौत हो सकता है उस व्यक्ति का। क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी झोपड़ी उजाड़ देने से आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की जरूरत पड़ती है नहीं है। प्रस्तुत मामलों में अनुभविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो चुका है कि याचिकाकर्ता झुग्गी झोपड़ी और पटरियों के रहते हैं, क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे होते हैं। उनके पास कोई जगह नहीं होती है और वे अपने काम करने की जगह के आसपास ही पटरी पर क्या करते हैं, झुग्गी झोपड़ी डालकर रहने लगते हैं। कह रहा है क्या कि इसलिए उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाता है और उनके रोजगार खत्म हो जाएगा, है ना। इसका निष्कर्ष यह भी तो निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे, है ना। कह रहा है फिर इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएंगे, है ना। देखिए कह रहा है जबकि फैसलों 1985 का ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया था। देखिए फैसला कह रहा कि यहां झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे में सुनवाई अदालत में क्या करती, कई साल लगा देती है। देखते होंगे कोई मुद्दा बहुत पहले हुआ था, उसको अब मतलब 20 साल 25 साल तक लग जाता है। खास करके जब जमीन वगैरह वाला मैटर होता है तो उसमें तो 100 साल लग जाता है किसी को उसमें न्याय मिलने में। कह रहा इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यहां कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल, है ना। यहां देखिए 1987 में जो 22 मई 1987 को हासिमपुरा में 43 मुसलमान के कुछ परिजन जो यहां पे दिखाई दे रहे हैं, ये लोग क्या है 31 साल से सोचिए न्याय के संघर्ष कर रहे। इसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली में स्थानांतरित कर लिया, है ना। सोचिए कितने समय लग जाते हैं किसी को न्याय मिलने में। कह रहा है यहां पे उच्चतम न्यायालय में स्वीकृत पद कितने हैं, 31 थे, जिसमें से 8 पद थे, बाकी 3 खाली थे। वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है आप देखेंगे वो 33 प्लस 1 है, 33 है न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश है, और ये हम एक है मुख्य न्यायाधीश, यानी कि वर्तमान में 34 है ना। कह रहा है इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका
ने कार्यपालिका और विधायिका के शक्ति पर क्या किया, अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा किए और संविधान सभा के सदस्यों ने ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा है जो पूरे तरह से क्या है, स्वतंत्र हो और हमारे लोकतंत्र की क्या है, एक बुनियादी पहलू है ना। तो ये था साथियों हमारे जुडिशरी सिस्टम यानी कि न्यायपालिका की कहानी। कैसा लगा आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर।